सीखो इलेक्ट्रिकल चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसमिशन से जुड़े टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है जो कि इंटरव्यू क्वेश्चन के नाम से है। यहाँ पे हमने ट्रांसमिशन से जुड़े टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर किया है जो कि आपसे हर जगह इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो कृपया इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए। चलिए हम बिना समय गवाए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जनरेटिंग स्टेशन किसे कहते हैं एवं जनरेटिंग स्टेशन में कितने केवी का वोल्टेज जनरेट करते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपसे कोई भी इंटरव्यू में पूछ सकता है। तो चलिए जानते हैं अपने जनरेटिंग स्टेशन को। दोस्तों, जो हमारा एक जनरेटिंग स्टेशन होता है उसको हम उत्पादन केंद्र भी कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि जहाँ पे हमारा विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है उसको जनरेटिंग स्टेशन कहते हैं। हम जनरेटिंग स्टेशन को आमतौर पे पावर प्लांट या पावर स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारी जनरेटिंग स्टेशन में जो वोल्टेज है वो हम 11 केवी जनरेट करते हैं। फिर क्या करते हैं, हम एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लेते हैं और इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से हम इसको हाई वोल्टेज में बदल देते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं 132 केवी, 220 केवी और 400 केवी। तो इसको हम जनरेटिंग स्टेशन कहते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर पहला आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसमिशन को। तो इसमें विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना ट्रांसमिशन कहलाता है। और जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, विद्युत शक्ति को जनरेटिंग स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक पहुंचाते हैं। इसको हम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, ट्रांसमिशन लाइन कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे हमें ट्रांसमिशन लाइन के टाइप को बताना है। तो चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है वो 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहली हमारी होती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, दूसरी होती है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और तीसरी होती है हाई ट्रांसमिशन लाइन। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की। तो जो हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है इनकी जो डिस्टेंस होती है वो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच होती है और इनका जो वोल्टेज होता है वो 20 केवी तक होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की। तो जो हमारी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है इसकी जो डिस्टेंस होती है वो 50 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक होती है और इनका जो वोल्टेज होता है वो 20 केवी से 100 केवी तक होता है। इस टाइप की जो हमारी लाइन होगी वो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कहलाएगी। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं हाई ट्रांसमिशन लाइन। तो इनकी जो डिस्टेंस होती है वो 150 किलोमीटर से अधिक होती है और इनका जो वोल्टेज होता है वो 100 केवी से ज़्यादा होता है। तो इसको हम हाई ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। दोस्तों, ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट कीजिए। दोस्तों, आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि आपको नीचे दिखाया गया है। वर्तमान में कितने केवी का ट्रांसमिशन किया जा रहा है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए इसके आंसर को। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है, ट्रांसमिशन लाइन में किस वायर का यूज करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी एक ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें हम हमेशा ACSR वायर का यूज करते हैं, जिसका पूरा नाम एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड वायर होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, पेन टाइप इंसुलेटर का उपयोग कितने केवी तक करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं एक इंसुलेटर के बारे में। जो हमारा इंसुलेटर होता है इसका यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी कंडक्टर है और अर्थ के बीच धारा का प्रवाह ना हो सके, इसको रोकने के लिए हम इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। जो हमारा एक इंसुलेटर होता है इसकी हम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम हाई रखते हैं और ये जो हमारा इंसुलेटर होता है ये पोर्सलेन का बना होता है। यहाँ पे हमारा एक पेन टाइप इंसुलेटर दिखाया हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे एक इंसुलेटर में ये जो बीच में गैप बना हुआ है इसको हम रिप बोलते हैं। ये जो हमारे वायुमंडलीय प्रभाव होते हैं उनको रोकने के लिए या नमी हमारी ना जम पाए इनको रोकने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, रिप बनाते हैं। साथ ही जब हमारी बारिश होती है तो उस पानी का जमाव इस कंडक्टर के बीच में ना हो पाए, इसलिए हम इसमें रिप का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। चलिए जानते हैं अपने पेन टाइप इंसुलेटर का यूज़ कितने केवी में कर रहे हैं। तो जो दोस्तों हमारा पेन टाइप का एक इंसुलेटर होता है इसका यूज़ हम 11 केवी से 33 केवी तक करते हैं। चलिए इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा, स्किन इफेक्ट किसे कहते हैं। दोस्तों, जो हमारा स्किन इफेक्ट है इसको इसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं।
तो दोस्तों जो हमारा स्किन इफेक्ट होता है ये धारा का असमान वितरण होता है, यानी जब हमारी धारा किसी कंडक्टर के पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में से फ्लो ना करके इसके क्या हो सरफेस से फ्लो होने लगे, इसको हम क्या कहते हैं स्किन इफेक्ट कहते हैं। स्किन इफेक्ट के कारण जो हमारा कंडक्टर होता है इसका प्रभावी प्रतिरोध क्या होता है बढ़ जाता है। स्किन इफेक्ट हमारा दोस्तों निम्न कारणों से बढ़ सकता है। एग्जाम्पल में जैसे कि हम देखते हैं यदि हमारी सप्लाई फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है तो इस कंडीशन में भी हमारा स्किन इफेक्ट बढ़ जाता है, और किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाए तब भी हमारा स्किन इफेक्ट क्या होता है बढ़ जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां, HVDC का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे हमें HVDC का पूरा नाम बताना है। जो हमारा HVDC होता है इसका पूरा नाम हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट होता है। दोस्तों वर्तमान समय में हम HVDC का यूज़ कर रहे हैं और ये जो हमारी HVDC है इसका वर्तमान में 765 kV किया जा रहा है, इसी पे हम वोल्टेज ट्रांसमिट कर रहे हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, DC ट्रांसमिशन के क्या लाभ हैं। दोस्तों जो हम AC का ट्रांसमिशन करते हैं इसमें हमें कोरोना लॉस, स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो जो हमारा DC ट्रांसमिशन लाइन होता है इसका जो मुख्य लाभ होता है वो लॉस को कम करना होता है। यहाँ पे हमें इसमें वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा मिलता है, इसमें जो स्किन इफेक्ट है वो नगण्य माना जाता है और जो कोरोना इफेक्ट है इसमें एकदम कम माना जाता है, इसलिए हम DC ट्रांसमिशन का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां, पावर लॉस को समझाइए। यहाँ पे हमें पावर लॉस को एक्सप्लेन करना है। दोस्तों जो हमारा पावर लॉस होता है ये धारा के बढ़ने से बढ़ता है और धारा के कम होने से कम हो जाता है, क्योंकि जो हमारा पावर लॉस होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो I² इंटू R के फॉर्म में होता है। यहाँ पे हमारी जितनी ज़्यादा धारा होगी उसके वर्ग के समानुपाती ये लॉस बढ़ता जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे धारा का मान कम रखते हैं और वोल्टेज को ज़्यादा लेके चलते हैं। इसलिए हमें ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज को हम ज़्यादा रखते हैं और करंट के मान को कम लेके चलते हैं ताकि हमारे लॉस हैं वो कम से कम हो सके। एक ट्रांसमिशन लाइन में लॉस जितने कम हो वो हम उतनी ही अच्छी ट्रांसमिशन लाइन मानते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में लॉस कम होने से हमें तार की मोटाई है वो कम रखनी पड़ती है, इससे जो हमारे तार की लागत है उसमें भी कमी आती है, इसलिए हम ट्रांसमिशन में लॉस को कम करके चलते हैं। इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है, सर्ज वोल्टेज क्या होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों हमारा जो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है उसके कार्य करने की क्षमता जो होती है वो एक निश्चित वोल्टेज पे होती है। मान के चले हमारी कोई एक इलेक्ट्रिक मोटर है और वो हमारी 3 फेज 440 वोल्ट से ऑपरेट हो रही है। तो क्या होता है ये जो हमारा सर्ज वोल्टेज होता है एक ऐसा वोल्टेज होता है जो कि उसकी निर्धारित वोल्टेज होती है और उससे अधिक का वोल्टेज उसको मिल जाए। अब निर्धारित वोल्टेज हमारी 440 है, अब इससे ज़्यादा क्या हुआ 440 से इसको मान लो 660 वोल्ट मिल गया किसी कारण से, तो इस कंडीशन में हमारा जो उपकरण है वो क्या होगा खराब हो जाएगा, हो सकता है ये पूरा उपकरण जल जाए। तो ये जो हमारी बढ़ी हुई वोल्टेज होती है इसी को हम सर्ज वोल्टेज कहते हैं। हमारे उपकरण में सर्ज वोल्टेज उत्पन्न होने का निम्न कारण होता है। मान के चलते हैं अगर बिजली अचानक से चमकी यानी लाइटिंग हुई तो उस कंडीशन में हमारा जो वोल्टेज होता है बढ़ जाता है। स्विचिंग ऑपरेशन में भी हमारा जो वोल्टेज होता है वो बढ़ जाता है, या हो सकता है कि किसी कारण से फॉल्ट की कंडीशन उत्पन्न हुई तो इस कारण से भी हमारा वोल्टेज है वो बढ़ जाता है, इससे हमारे उपकरण खराब हो जाते हैं। इसी को हम सर्ज वोल्टेज बोलते हैं। मतलब जो हमारा एक उपकरण के कार्य करने की क्षमता है इतने वोल्ट पे इसको ऑपरेट होना है, उससे ज़्यादा वोल्टेज मिल जाए ये हमारा सर्ज वोल्टेज कहलाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और भी ऐसी वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके सारे इंटरव्यू क्वेश्चन की वीडियो एक बार फिर से आप देख लीजिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।